नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 11। ये जो एमसीक्यू सीरीज है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेशली एग्रोमेट्रोलॉजी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो एग्रोमेट्रोलॉजी, और नंबर ऑफ क्वेश्चन है, आज क्वेश्चन इंक्रीज कर लिए 50 क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आज का जो टॉपिक हमारा वो है एग्रोमेट्रोलॉजी। ठीक है, एग्रोमेट्रोलॉजी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ भाई, 50 है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये जो एमसीक्यू सीरीज है, एग्रीकल्चर के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जैसे चाहे एएपओ हो, चाहे एसडी हो, चाहे आरईओ, एनएफएल, कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अगर आप आईबीपीएस की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, आप जुड़ना चाहते हैं, 1 ईयर का कोर्स है दोस्तों। ठीक है, जिसके अंदर 4 घंटे डेली लाइव क्लासेस चलती है। आपका अगर अभी मेंस है जनवरी के अंदर, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा, और इसकी वैलिडिटी 1 ईयर के अंदर है। अगर आप 3 महीने के लिए ओनली कोर्स लेना चाहते हैं तो आपको 750 के अंदर मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी आपको आईपीएस के लिए। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम से जुड़िए, क्योंकि यहाँ पर डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप हमारी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज लेने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो पहला क्वेश्चन है सोलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, कि भाई पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं ना। सोलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, तो इसको क्या बोलते हैं। जनरली यहाँ पर होना था अर्थ क्रस्ट, ठीक है, या फिर बायोस्फीयर। थोड़ा करेक्शन है कि सोलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि भाई अर्थ के सोलिड पोर्शन को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लिथोस्फीयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक है, ऐसे सपोज ये अर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तरह के रीजन होते हैं। क्या है? एक होता है हमारा हाइड्रोस्फीयर। क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर। देखो, हाइड्रोस्फीयर वो भाग होता है जहां पर वाटर होता है। क्या होता है? पानी। ठीक है, वहां पर क्या होता है? पानी, जिसको हम क्या बोलते हैं? जलमंडल। क्या कहते हैं? जिसको हम जलमंडल कहते हैं। एक होता है जहां पर भाई लैंड होती है, जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, जहां पर पेड़ पौधे उगते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं, जहां पर कैटल्स है, एनिमल्स है जो रहते हैं। या जो सोलिड पोर्शन होता है जहां पर रॉक्स होती है, लैंड है, उसे क्या बोलते हैं हम? उसे कहते हैं लिथोस्फीयर, है ना, स्थल मंडल, कि जहां पर क्या होती है? लाइफ होती है। ठीक है, लाइफ तो अगर यहाँ भी होती है, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ठीक है, एनिमल, इंसान रहता है, वो क्या है? लिथोस्फीयर। एक होता है वायुमंडल, ठीक है, जो गैसेस का मिक्सर होता है, जो अर्थ के चारों ओर गैसेस का मिक्सर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो भाई ये 3 पार्ट हो गया ना। तो जो गैसेस का मिक्सर होता है तो उसे क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। और जो सॉलिड पोर्शन है उसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। और जो वाटर वाला पोर्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि इनको तीनों को मिलाकर, इन तीनों को कंबाइंडली क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। क्या कह सकते हैं? बायोस्फीयर। जैव मंडल भी कह सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं? कि बायोस्फीयर भी कहते हैं तीनों को। किसको? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर को। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज बता दी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाइड्रोस्फीयर इज द अर्थ। अभी मैंने आपको बताया ना कि जो वाटर पोर्शन होगा उसे हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, जो सॉलिड पोर्शन होता है अभी हमने डिस्कस किया लिथोस्फीयर है, और जो गैसेस पोर्शन होता है उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा हाइड्रोस्फीयर, वाटर पोर्शन को हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है माइक्रो क्लाइमेट जो है इज द सिनोनिमस। माइक्रो क्लाइमेट जो है सूक्ष्म जलवायु किसका पर्याय होता है? तो प्लांट क्लाइमेट, इको क्लाइमेट, हैबिटेट क्लाइमेट, भाई इन सभी को माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। देखो, माइक्रो क्लाइमेट क्या होता है? अर्थ पर ही प्रेजेंट एक क्या होता है? डिफरेंट एरिया, जिसका अपना एक एरिया, मतलब प्लांट की रूट के पास का एक छोटा सा रीजन, वो क्या? माइक्रो क्लाइमेट है। ठीक है, तो यहाँ पर इको क्लाइमेट है या फिर हैबिटेट क्लाइमेट है, जहां पर रहते हैं छोटा सा अपना सा एरिया, इसको माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। तो यहाँ पर इन सभी को मिला के क्या बोलते हैं? माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल डिसाइड द टाइम ऑफ सोइंग इन द ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क खेती की स्थिति में बुवाई का समय? तो भाई ड्राईलैंड एग्रीकल्चर मेन इंपोर्टेंट कंसेप्ट होता है रेनफॉल, कि जब बारिश होगी तभी बुवाई होगी। तो किस पर? रेनफॉल पर, है ना। तो यहाँ पर है बारिश, ठीक है, जलवायु नहीं, यहाँ पर आएगा बारिश, है ना। तो बारिश जो होती है इस पर मेन कंसेप्ट होता है रेनफॉल पर, कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के अंदर क्या विंड वेलोसिटी, हवा की गति से कोई लेना देना नहीं, बुवाई से आपको सोइंग करनी है, क्या हवा से कुछ है? तो नहीं है। तो मेन इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट होता है किस पर? तो आंसर है रेनफॉल पर डिपेंड होता है पूरा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है द वर्ड मेट्रोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम। मेट्रोलॉजी जो है
किस भाषा का एक शब्द है? तो आंसर है ये ग्रीक भाषा का है। किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है मेट्रोलॉजी, तो मेट्रोन, ठीक है। ग्रीक भाषा के दो शब्द मेट्रोन प्लस लोगस, है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है मेट्रोन प्लस लोगस। मेट्रोन मतलब होता है साइंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट है ना, सॉरी मेजरमेंट की स्टडी करना है। किसकी? मेजरमेंट की स्टडी, है ना, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, स्टडी ऑफ मेजरमेंट होता है। तो ये मेजरमेंट हो गया और इसकी लोगस का मतलब इनकी स्टडी करना। तो साइंस ऑफ मेजरमेंट या फिर है ना मेजरमेंट के जो हम देखो मेजरमेंट मतलब कि हम प्रेशर को मेजर करेंगे, लाइट, टेम्परेचर, सारी चीजों को मेजर करेंगे कि नहीं, इसमें करते हैं। तो आंसर मेट्रोलॉजी के अंदर, तो उसको बोलते हैं कि मेट्रोलॉजी ग्रीक भाषा का एक शब्द है। क्वेश्चन नंबर है अगला 6, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन IMO वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग। इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1873 में है। इसका जो हेडक्वार्टर, याद रखेंगे आप, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? जिनेवा। कहाँ पर है दोस्तों? जिनेवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड। तो आप याद रखेंगे जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजिकल एट पुणे, कि भाई एग्रो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो डिवीजन था पुणे के अंदर, इसकी स्थापना कब हुई? तो आंसर इसकी स्थापना 1932 में। कब हुई है? 1932 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर अगला 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कलर एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन, है ना, कि निम्न में से कौन सा जो रंग होता है सबसे ज्यादा क्या करता है? किरणों को, विकिरणों को, रेडिएशन को अवशोषित करता है। तो ब्लैक। मैंने आपको एक दिन बताया था कि जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं ना, उसके अंदर एक लॉ होता है किरचॉफ लॉ। वो ये कहती है कि जब कोई काले रंग की, ब्लैक कलर का कोई ऑब्जेक्टिव होता है तो सबसे ज्यादा रेडिएशन को, जैसे काली कलर की टी शर्ट है, तो ये सबसे ज्यादा क्या करती है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट भी करती है। तो काले रंग की कोई भी वस्तु है सबसे ज्यादा क्या करती है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी करती है और सबसे ज्यादा उत्सर्जित भी करती है। याद रखना, दोनों काम करती है, मतलब यहां से निकालेगी भी ज्यादा और उत्सर्जित भी ज्यादा करती है। क्वेश्चन नंबर है अगला अपना, क्वेश्चन नंबर है 9, ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ सनसेट, ठीक है, कि आसमान का नीला रंग और सूर्यास्त के समय लाल रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो ये प्रकाश का एक भाई गुण होता है जिसका नाम होता है डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण। किसके कारण होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण ये होता है। क्वेश्चन नंबर 10, 99% ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमोस्फेयर विद इन द, कि वायुमंडल की कुल द्रव्यमान का 99% जो भाग होता है मास, वो लगभग कितना होता है? विद इन द 40 किलोमीटर। कितना होता है? 40। जैसे आप देखोगे कि जो हमारी अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ से सबसे पहले एटमोस्फेयर की कौन सी लेयर होती है? तो पहले नंबर की जो लेयर होती है वो हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है। कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी लेयर होती है? स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब ट्रोपोस्फेयर कितनी होती है? आप अगर देखोगे ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ इक्वेटर से, तो ये होती है 18 और 8, 8 से लेके 18 किलोमीटर। ट्रोपोस्फेयर जो होती है 8 से लेके 18 और ये होती है 50। कितनी होती है? 50 किलोमीटर। तो अधिकतर जो 85% मास तो आपको इस लेयर में मिलेगा, तो 15% इसमें। तो यहां से लेके लगभग 40 किलोमीटर तक आपको क्या 99% पार्ट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ से? जहां से अर्थ इक्वेटर से जो 40 किलोमीटर या ऊपर जाओगे तो और जो अपना एटमोस्फेयर है, एटमोस्फेयर के अंदर जो गैसेस का मिक्सर होता है, उसका जो मास है, द्रव्यमान है, वो आपको लगभग कितने में? 40 किलोमीटर के अंदर आपको देखने में मिल जाएगा। क्योंकि 85% तो इसमें होता है, 15 इसमें होता है, 15 तो 85 ऊपर तक जाओगे 40 किलोमीटर तक आपको 99% मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन क्या है, वाटर वेपर कंटेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ इस एटमोस्फेयर के, वायुमंडल के निचले हिस्से में जलवाष्प की मात्रा। वायुमंडल का लोअर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी अपना ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में वाटर वेपर कितनी होती है? 0 से लेके 4% तक। कितनी होती है? 0 से लेके 4% तक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है, ओजोनोस्फेयर इज आल्सो नोन, है ना, ओजोनोस्फेयर द सिनोनिम ऑफ, कि ओजोनोस्फेयर का पर्याय क्या है? तो आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। आपको मालूम है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के बाद जो पहली लेयर है एटमोस्फेयर की वो ट्रोपोस्फेयर है। तो ट्रोपोस्फेयर के बाद, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के बाद क्या हो गया? ट्रोफोस्फेयर, है ना, ट्रोफोस्फेयर, है ना। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद कौन सी है? स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर में क्या पाई जाती है? ओजोन की लेयर, है ना। स्ट्रेटोस्फेयर जो है इसी में क्या पाई जाती है? लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, है ना, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या पाई जाती है? ठीक है, याद रखना, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर क्या पाई जाती है? ओजोन की परत, है ना, जैसे क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर। क्या पाई जाती है? ओजोन लेयर पाई जाती है। किसके अंदर? स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। तो स्ट्रेटोस्फेयर का दूसरा नाम क्या होता है? ओजोनोस्फेयर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला,
रेडियो कम्युनिकेशन जो वेव्स होती है इज मेड पॉसिबल, तो कि जैसे हम देखो इंटरनेट चलाते हैं, रेडियो को संचार माध्यम होता है, बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम टीवी देखते हैं, ये सब क्या होता है रेडियो कम्युनिकेशन वेव्स के माध्यम से, ठीक है, इनके माध्यम से होता है बात करना है जैसे मोबाइल से। तो ये सिग्नल्स जो होते हैं, वेव्स जो चलती है किस, है ना, किस, इन इन सारी जो है लेयर्स है एटमॉस्फेयर की, किस में से होकर चलती है, तो आइनोस्फेयर से चलती है। किससे? आइनोस्फेयर से। देखो क्या होता है, एक बार हम सारा एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं ना, एक बार अपन एटमॉस्फेयर को समझ लेते हैं तो आपको हेल्प हो जाएगी। क्या है, देखो सारी लेयर्स को मैं एक बार बता देता हूँ ब्रीफ थोड़ा, कि ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ये अपनी अर्थ है। अर्थ से 8 से 18 किलोमीटर ऊपर कौन सी लेयर है, तो यहाँ पर है ट्रोपोस्फेयर। आप याद रखना, ये थोड़ा नोट्स बना लेना आप इसके, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर पहली लेयर कौन सी होती है, ट्रोपोस्फेयर, है ना, 8 से लेके 18 किलोमीटर तक, ठीक है। दूसरी जो लेयर होती है 50 किलोमीटर, है ना, 50 किलोमीटर, जिसका नाम होता है स्ट्रेटोस्फेयर। क्या होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, है ना, 2 लेयर हो गई। इसके बाद अगली लेयर जो है वो है मीजोस्फेयर। कौन सी? मीजोस्फेयर, है ना, मीजोस्फेयर, ठीक है। मीजोस्फेयर के बाद अगली जो लेयर होती है वो होती है थर्मोस्फेयर, है। अब देखो ध्यान से सुनना, है ना। अब ये जो थर्मोस्फेयर है, मैंने आपको बता रहा हूं यहाँ पर, ये जो थर्मोस्फेयर है इसके 2 पार्ट होते हैं ना। थर्मोस्फेयर जो है ना, ठीक है, थर्मोस्फेयर तापमंडल, ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल, है ना, इसको कहते हैं क्षोभ मंडल, ठीक है। ये क्षोभ मंडल है, ये समताप मंडल है, समताप मंडल, ठीक है। और ये कौन सा होता है? मध्य मंडल, ठीक है, ये है मध्य मंडल, ठीक है। और ये क्या है? तो आंसर है तापमंडल, ठीक है। अब ये तापमंडल के अंदर क्या होता है? 2 लेयर्स होती है ना। ये कहाँ तक होती है? तो 80 से लेकर 16, है ना, ये 80 किलोमीटर याद रखना, ठीक है, और ये 80 से लेकर 1600 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो थर्मोस्फेयर है ना, इसमें 2 लेयर्स होती है। इसकी जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर की जो इनर लेयर है ना उसको आयनो कहते हैं। इसकी जो आउटर है उसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। क्या कहते हैं हम? एक्सोस्फेयर कहते हैं। जो आउटर, जहां पर सैटेलाइट होता है, सटल, ठीक है, जो सैटेलाइट यहाँ पर होते हैं ना, सैटेलाइट जो होते हैं वहां पर एक्सोस्फेयर पे होते हैं। तो बात समझ में आई। अब जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आप याद रखना। क्या याद रखेंगे आप उसको याद रखना है कि जो ट्रोपोस्फेयर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ना। इसके अंदर जितने भी जो एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं, जैसे आंसर है बादल बनना, ठीक है, बादल बनना, क्लाउड है, फोग है, मिस्ट है, ठीक है, बिजली चमकना, ठीक है, बारिश होना, रेनफॉल, ये सारी चीजें जो हैं, ठीक है, जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होते हैं, जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है, सब किसमें होती है? ट्रोपोस्फेयर में। आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर क्या होती है? ओजोन लेयर। क्या होती है? यहाँ याद रखेंगे, ओजोन लेयर। और एक चीज याद रखेंगे कि हेलीकॉप्टर कहाँ उड़ता है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्लेन जो होते हैं ना, फ्लाइट फ्लाइट है ना, फ्लाइट जहां पर उड़ती है ना, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, याद रखेंगे यहाँ पर उड़ती है। इसके बाद मीजोस्फेयर जो है, मीजोस्फेयर तो भाई कोल्ड लेयर होती है। ये कौन सी होती है? कोल्ड लेयर, है ना, ठीक है। अब हाँ, कभी कभी टेम्परेचर पूछते हैं, कैसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन आएगा सिंपल, कि जब हम इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर एल्टीट्यूड के साथ अगर हम ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड किलोमीटर क्या होता है? कम होता है ना पर किलोमीटर। इसको क्या बोलते हैं? लैप्स रेट, ठीक है। तो ये जो है ट्रोपोस्फेयर में जब ऊपर जाओगे आप, ट्रोपोस्फेयर के अंदर जब हम ऊपर जाएंगे तो क्या होता है? कम होता है टेम्परेचर। कितना? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, जिसको हम लैप्स रेट कहते हैं। इसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो टेम्परेचर भी क्या होता है? टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। तो ये क्या होती है? वार्म लेयर होती है ना। ये क्या है? वार्म लेयर, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज होगा, याद रखना, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज, तो ये है ना कोल्ड लेयर होती है, कूल लेयर है। यहाँ पर टेम्परेचर फिर इंक्रीज, तो पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। तो आपको सारी चीज याद रखना है। तो यहाँ से जो आयोनोस्फीयर होता है ना, इसके अंदर चलती है रेडियो कम्युनिकेशन वेव्स, है ना, रेडियो कम्युनिकेशन वेव्स जो होती है, रेडियो कम्युनिकेशन वेव इसके अंदर चलती है। आपको याद रखना है, ये शॉर्ट है, इससे आपके एग्जाम में काम हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर है, देखो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, सन और पृथ्वी के बीच की कितनी दूरी है? तो ये दूरी लगभग है 1.5 इंटू 10⁸ है ना, 1.5 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर, है ना। किस किस की डिस्टेंस? तो आंसर है सन से लेके अर्थ की डिस्टेंस। ये यहाँ से यहाँ लगते जो, ये अगर सन है तो ये अर्थ है, ठीक है। इस प्लेनेट की डिस्टेंस कितनी है? 1.8 इंटू 10⁸ किलोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 15, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द सोलर कांस्टेंट? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि सोलर कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। तो 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट होती है, याद रखना ना।
क्या होती है सोलर कांस्टेंट? सोलर कांस्टेंट होता है कि एक है ना पर मिनट के अंदर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी एनर्जी फॉल होती है, सन से कितनी एनर्जी आती है पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर कितनी एनर्जी फॉल होती है, उसको हम सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या फिर ठीक है ये होता है 1353 है ना, 1353 जूल। ठीक है, याद रखना, ऐसे आएगा आंसर एक। इसके बाद होता है भाई टाइप ऑफ रेडिएशन विच आर यूज्ड इन द रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के अंदर है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर के अंदर रिमोट सेंसिंग, कि रिमोट सेंसिंग में कौन सी रेडिएशन यूज होती है, तो याद रखेंगे आप रिफ्लेक्टेड। कौन सी? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन जो होती है परावर्तित करने क्या होती है, ये यूज होती है। देखो रिफ्लेक्टेड क्या होती है, जैसे सन से कोई एनर्जी है ना, सन से रेडिएशन आती है, ठीक है। अब ये जो अर्थ है, तो अर्थ से या फिर यहाँ पर प्लांट है तो उनसे टकरा कर वापस जाती है। अरे भाई किसी की सतह से टकरा कर वापस जाएंगी, ठीक है। जो रेज आती है, जैसे आई यहां से किसी से टकराई और टकरा कर वापस चली गई, तो ये आपतित और ये परावर्तित, तो रिफ्लेक्टेड। यही क्या होती है, रिमोट है ना, किसके अंदर? एग्रीकल्चर में अंदर जब रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज करते हैं, तो रिमोट सेंसिंग के अंदर कौन सी? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन मोस्ट यूजफुल होती है। क्वेश्चन नंबर है, अब जो रिफ्लेक्टेड रेडिएशन होती है इन्हीं को बोलते हैं एल्बिडो। क्या बोलते हैं? एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है कि टोटल इनकमिंग रेडिएशंस अपॉन रिफ्लेक्टेड, ठीक है, जितनी आई उसमें से कितने परसेंट रिफ्लेक्टेड हो गई। यहां से सन से, सूर्य से कितनी रेडिएशंस आई यहां पर, ठीक है, आने के बाद अर्थ से टकराकर, प्लांट की सरफेस से टकराकर, है ना, वाटर से टकराकर कितनी रिफ्लेक्ट हुई है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? इस जो रेशो होता है इनकमिंग और आउटगोइंग का, ठीक है, जो रेशो है उसको बोलते हैं हम एल्बिडो। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आंसर है एल्बिडो को ही रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, है ना, कि एल्बिडो को और किस नाम से जानता है? रिफ्लेक्टेड रेडिएशन से। तो अलग अलग सरफेस का क्या होता है, अलग अलग एल्बिडो होता है ना, कोई सरफेस ज्यादा एब्जॉर्ब करती है, कोई सरफेस ज्यादा परावर्तित करती है, रिफ्लेक्टेड, है ना। जैसे आपसे पूछेंगे क्रॉप सरफेस का, मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए कि क्रॉप सरफेस जो होती है ना, ठीक है, फसल की जो सतह है क्रॉप सरफेस का एल्बिडो कितना होता है? ये 23 से लेके लगभग 30% होता है ना। मतलब इतनी किरणों को अगर कोई लीफ पर आती है तो अधिकतर तो क्या एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और 23 से लेके 30% रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, क्या है? एवरेज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर रेडिएशन बाय द अर्थ, ठीक है, तो अर्थ लगभग कितनी, तो आंसर है 35%, ठीक है। चलिए शो डे इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर एग्जाम में पूछते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर भाई सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो दिसंबर 21, है ना, और सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? लॉन्गेस्ट होता है, याद रखना, ये लॉन्गेस्ट डे कौन सा होता है, तो 21 जून होता है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 20, विजिबल रेडिएशन इज द रेंज माइक्रोन के अंदर कितनी होती है, तो 390 से लेकर, ठीक है, आंसर है 760 तक, याद रखना आप, विजुअल स्पेक्ट्रम की। क्वेश्चन नंबर है 21, ऐसा यूनिट ऑफ द सोलर रेडिएशन, अभी हमने सोलर रेडिएशन पढ़ा था ना 1.94, ये जो कैलोरी पर सेंटीमीटर पर मिनट है ना, ये था, तो ये तो यूनिट कौन सी? सीजीएस यूनिट, है ना। अब पूछ रहा है ऐसा यूनिट बताओ। ऐसा यूनिट क्या होती है? वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना, वाट पर मीटर। जो 1353 था ना, ये 1300 एक्चुअली जो वाट पर मीटर था, सॉरी मैंने आपको जूल बता दिया था, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसके बाद है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कैन बी मेजर्ड इन यूनिट, है ना, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन को किसमें? आइंस्टीन, ठीक है, आइंस्टीन में, या फिर इसको भी हम वाट पर मीटर में नापते हैं, याद रखना, आइंस्टीन या वाट पर मीटर स्क्वायर के अंदर नापा जाता है। पीआर फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, जो कि इनकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 400 से लेके 700 नैनोमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन, है, तो आंसर है पायरोनोमीटर। टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन को पायरोनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। एनिमोमीटर तो भाई विंड वेलोसिटी, ठीक है ना, विंड वेलोसिटी है। बैरोग्राफ प्रेशर है, प्रेशर, ठीक है। पिक्नोमीटर डेंसिटी है, ठीक है, सॉरी साइक्रोमीटर लिखा है, साइक्रोमीटर मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी, क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर है, इन इंडिया इन मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेटरीज सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग, है ना, अधिकतर इंडिया के अंदर जितनी भी जो वेधशालाएं होती हैं वहां पर सोलर विकिरणों को किसकी सहायता से मापा जाता है, तो भाई एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है, कम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर, याद रखेंगे आप कौन सा आता है? कम्बेल स्टोक सनशाइन रिकॉर्डर से जितनी रेडिएशन आती है उनको मेजर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है 25, विच अमोंग द प्रोसेस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हीट फ्लो, ठीक है भाई, हीट फ्लो के लिए कौन सी प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल होती है, तो ऊर्जा संचरण के लिए ये तीनों विधियां इंपॉर्टेंट है ना, तो भाई कंडक्शन भी होता है, कन्वेक्शन भी होता है,
रेडिएशन भी होता है ना, तीनों जो होती है। तो ऐसे कोई सरफेस है ये, अगर इससे टच होता है कोई सरफेस इससे, है ना, अगर कोई सरफेस दूसरा इससे टच होता है तो ठोस ठोस के बीच में जो होता है ना, सॉलिड सॉलिड के बीच में, तो वो होता है कौन सा अपना कंडक्शन, सॉलिड चालन जिसको कहते हैं ना। ये अगर सॉलिड है, ठीक है, ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड के बीच में तो होता है कंडक्शन। क्या होता है? कंडक्शन। अब इसके बाद गैसेस के अंदर, लिक्विड के अंदर, अगर यहाँ से एनर्जी गैस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में निकल जाती है तो वो होता है कन्वेक्शन। कौन सा? कन्वेक्शन होता है गैसेस और लिक्विड में। और रेडिएशन तो एनवायरनमेंट के अंदर होता है, इसको कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सूर्य से जो किरणें आती है वो रेडिएशन के फॉर्म में आती है, तो ऑल ऑफ दीज, तो एनर्जी सभी रूप में चलती है। क्वेश्चन नंबर है 26। ए लाइन ऑफ इक्वल विंड स्पीड, है ना, इक्वल विंड स्पीड को क्या बोलते हैं? आइसोटैक कहते हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप पुरानी वीडियो देखना, उनके अंदर सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर है 27। नॉर्मल लैप्स रेट, अभी मैंने आपको बताया था वर्टिकल टेम्परेचर डिफ्रीज, जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं ना, जब हम ट्रोपोस्फियर लेयर के अंदर, मैंने आपको बताया कि ऊपर की तरफ ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर कितना कम होता है, ठीक है, 6.5, कितना, 6.5 किलोमीटर, ठीक है, 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर, है ना, इतना टेम्परेचर। कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं ऑप्शन, कितना पूछ सकते हैं, 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट 1000 फीट, है ना, 1000 फीट पर जब ऊपर जाएंगे तो इतना। ये दोनों एक ही चीज है, अलग नहीं। या फिर ऐसे पूछ सकते हैं कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर, है ना, 165 मीटर जब ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड में डिफरेंस। अगर आपसे 1 डिग्री पूछा ना कि ऊपर जाने पर कितना कम होता है, तो 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री, तो 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री, है ना, क्या होता है, कम होता है। या फिर 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 100, है ना, 1000 फीट। तो याद रखेंगे आप, ये वाला अधिकतर एग्जाम में ये आता है। क्वेश्चन नंबर 28। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट में पूछा है, आपने वैसे पढ़ा होगा कि डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो डिग्री सेल्सियस के अंदर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जहां बर्फ बनती है ना, पानी जिस टेम्परेचर पर बर्फ बन जाएगा और जहां पर वाष्प बन जाएगा, है ना, वो होगा बॉइलिंग पॉइंट। अब जहां पर बर्फ बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बर्फ, तो पानी बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। और भाई वाष्प जो बनता है, वाष्प, वाष्प का मतलब वेपर, तो वेपर जो है ये कहां पर, तो 100 डिग्री, ये तो हो गया हमारा डिग्री सेल्सियस में। लेकिन ये पूछा यहाँ पर फ़ारेनहाइट में, तो आंसर, इसका आंसर है 32,212, कितना, 32 डिग्री। फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बराबर F माइनस 32, ये फॉर्मूला होता है, आप कैलकुलेट खुद भी कर सकते हैं ना, ठीक है। चलिए, ये फॉर्मूला है, आप इसको लगाकर दोनों को वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। अगर आपको कैलकुलेट करना है, चेक करना है, तो इस फॉर्मूले से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट के अंदर पूछा हुआ है। अब है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन। अब केल्विन में बताओ, ये तो अपन ने अभी डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में देख ली, अब बताओ केल्विन में। तो केल्विन का फॉर्मूला होता है, देखो केल्विन का फॉर्मूला होता है, या फिर आपसे मैं कहूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन, ठीक है, ये होता है। अभी हमने देखा था कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट था डिग्री सेल्सियस के अंदर यही था, हाँ या ना, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में यही था। तो केल्विन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन के अंदर 273, हाँ या ना, केल्विन के अंदर कितना हो जाएगा, 273। 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है 273 केल्विन के बराबर होता है, तो यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 273, ठीक है। चलिए, अब है एब्सोल्यूट टेम्परेचर किसे कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 डिग्री केल्विन की बात कर रहा है ना। 0 डिग्री केल्विन का मतलब होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, किसकी, 0 डिग्री केल्विन बराबर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन को कहते हैं, ये होता है -273 के बराबर। देखो फॉर्मूला होता है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस 100, है ना, ये प्लस 273। क्लियर है, तो आप याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री केल्विन, तो यहाँ 0 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर C प्लस 273, अगर C निकालना है अपने को, क्या निकालना है, 0, देखो 0 डिग्री केल्विन बराबर, तो 0 रखो यहाँ पर C रखो, यहाँ पर 273। अब ये तो है 0, अब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, C बराबर -273, है ना, कितना हो जाएगा, -273। तो यहाँ पर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर है लिक्विड यूज्ड इन मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। देखो
हम अधिकतम तापमान किससे, अगर आपसे पूछा है कि टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मामीटर से। अब मैक्सिमम टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं, वो भी थर्मामीटर, मिनिमम टेम्परेचर वो भी थर्मामीटर। लेकिन जो थर्मामीटर आते हैं उनके अंदर लिक्विड होता है, तो दोनों के अंदर लिक्विड अलग अलग होता है। जो मैक्सिमम थर्मामीटर होता है उसके अंदर भरा होता है मर्क्यूरी, और जो मिनिमम होता है उसके अंदर होता है एल्कोहल। ठीक है, जो मैक्सिमम थर्मामीटर होता है जो उसके अंदर क्या होता है मर्क्यूरी, और मिनिमम के अंदर होता है एल्कोहल। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एयर टेम्परेचर इज मेजर्ड कंटिन्यूसली बाई, है ना, एयर टेम्परेचर कंटिन्यूसली हम किससे मेजर करते हैं, तो आंसर है भाई मिनिमम। ठीक है, सॉरी किसके द्वारा, थर्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा, थर्मोग्राफ के द्वारा हम कंटिन्यूस टेम्परेचर को मेजर करते हैं ना। अगर एक पॉइंट पर करना है तो या तो मैक्सिमम या मिनिमम मापेंगे हम। क्वेश्चन नंबर है 33, कार्डिनल टेम्परेचर, कार्डिनल का मतलब होता है तीनों को, है ना, कार्डिनल मतलब मैक्सिमम, मिनिमम, ऑप्टिमम, इन तीनों टेम्परेचर को मिला के क्या बोलते हैं, कार्डिनल टेम्परेचर, है ना, इन तीनों को मिला के बोला जाता है कार्डिनल टेम्परेचर, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर है ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वार्म सीजन क्रॉप्स, ठीक है, जो गर्मियों के अंदर हम फसल उत्पादन करते हैं तो उनके लिए टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 30 से लेके 38। ठीक है, जो बात चल रही है वार्म सीजन की, है ना, ठीक है, रबी सीजन खरीफ की बात नहीं चल रही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाई, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे मापते हैं, तो बैरोग्राफ। तो बैरोग्राफ या फिर कभी कभी आप देखते होंगे बैरोमीटर, तो बैरोग्राफ है जी, बैरोमीटर एक प्रकार का बैरोमीटर ही होता है, तो प्रेशर इससे मापते हैं हम। ठीक है ना, साइक्रोमीटर अभी हमने पढ़ी लिए थे, क्या मापते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। थर्मोग्राफ से टेम्परेचर, कंटिन्यूअस टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोस्फेयर डिपेंड्स ऑन, कि भाई पर्यावरण अभी एटमोस्फेयर के अंदर नमी उपस्थित होगी या नहीं होगी, किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा विंड और टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, विंड की स्पीड ज्यादा होगी, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी, या सुनो, जो अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है, कहने का मतलब वाटर वेपर है, नमी, ठीक है, या मॉइस्चर जो है वो कम होगा। अगर हम ह्यूमिडिटी भी नहीं कहें तो सिंपल एक नमी। भाई अगर तापमान ज्यादा होगा, देखो गर्मियों में नमी कम होती है कि नहीं, नमी ज्यादा कब होती है, बरसात मौसम में टेम्परेचर कम होता है, ठीक है, विंड की जो स्पीड भी स्लो रहती है। तो ये सारी किस पर डिपेंड करती है दोनों, तो आंसर इस पर, इन दोनों पर डिपेंड करती है कि भाई एनवायरनमेंट के अंदर कि मॉइस्चर का प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, कितना होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर और विंड पर, है ना। चलिए ऐसे आप पढ़ते हो ना कि भाई है ना, इधर से अरब सागर से ठंडी हवाएं आ रही हैं तो साथ में नमी आती है, फिर बारिश होने लगती है, तो विंड से ही सब कुछ होता है। रेशो बिटवीन द वेट ऑफ वाटर वेपर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, इसे क्या कहते हैं, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है कि एक वॉल्यूम ऑफ एयर में कितने ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं, इसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, याद रखना, है ना, ये होती है ग्राम पर मीटर क्यूब, है ना, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम। क्या होता है कि एयर के किसी वॉल्यूम में, ठीक है, एयर के किसी आयतन में, वॉल्यूम में कितने ग्राम वाटर वेपर प्रेजेंट है, उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए दूसरा है वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, टू वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर द सैचुरेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है कि इन्वायरमेंट के अंदर वाटर वेपर जो प्रेजेंट होती है, ठीक है, एयर के अंदर, और उस एयर को सैचुरेट होने के लिए और कितनी वाटर वेपर रिक्वायर्ड होती है, उन दोनों के रेशो जो होता है उसे कहते हैं हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या कहते हैं, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। आप इसको याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है कि इन्वायरमेंट के अंदर जो एयर होती है, एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है वो, ठीक है, ग्राम के अंदर, ठीक है, इसके बाद और उसको कितनी वाटर वेपर और चाहिए सैचुरेटेड होने के लिए ग्राम में, तो इसको हमेशा परसेंट में डिनोट किया जाता है, किसमें, प्रतिशत में। चलिए हमेशा किसमें, परसेंट के अंदर डिनोट करते हैं। तो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्लूड्स, अगर एनवायरनमेंट के अंदर लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, इसका मतलब क्या है कि तापमान ज्यादा होता हुआ, ठीक है, मोर ट्रांसपिरेशन, ठीक है, और मोर इवापोरेशन, तो तभी क्या है, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो बोथ ए एन। चलिए भाई अधिक वाष्पोत्सर्जन अधिक कब होगा, जब तापमान ज्यादा होगा, सनलाइट ज्यादा होगी। इवापोरेशन भी ज्यादा कब होगा, गर्मियों के समय। आपसे पूछेंगे इवापोरेशन ज्यादा कब, बरसात में, सर्दियों, गर्मियों में, तो कब जाता हो, तो आंसर है भाई समर सीजन के अंदर इवापोरेशन ज्यादा होता होगा, तो उस समय रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखते हैं हम कम होती है। भाई गर्मियों के अंदर आप देखो नमी कम रहती है कि नहीं, या सुनो, बरसात के कंपेरिजन में अगर आपसे पूछा जाए मॉइस्चर गर्मियों के अंदर तो कम रहता है, क्योंकि गर्मियों में वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होती है और क्या होती है, इवापोरेशन की दर भी ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस्ड है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम परसेंट के अंदर, किसमें, परसेंट के अंदर, है ना, याद रखना, परसेंट के अंदर डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज, अगर एनवायरनमेंट के अंदर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है
तो इंसेक्ट है, डिजीज है, उनके इन्फेस्टेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे बरसात के समय बीमारी से ज़्यादा आती है, क्यों? क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, तो उनको ब्रीडिंग करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो क्या हो, साथ साथ में ये भी बढ़ेगा ना, बीमारियों का खतरा भी, इंसेक्ट के डिजीज का इन्फेस्टेशन भी बढ़ता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है रेंज ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लिया अच्छे से, कि आपसे पूछेंगे कि फसल उत्पादन के लिए कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी होना जरूरी है। ये 40 से लेकर 60% होना जरूरी है। ठीक है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाईएस्ट एट। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाईएस्ट कहाँ होगी? तो भाई जहां बारिश ज्यादा होती है, जहां पर सारे काम होते हैं, तो इक्वेटर पर। कहां पर होगा? इक्वेटर। पोल पर थोड़ी, पोल पर तो बर्फबारी होती है, वहां थोड़ी है, तो आंसर कहां पर होगा? इक्वेटर पर। ठीक है। चलिए, इवेपोरेशन इज एक्सप्रेस कि भाई दिन भर में कितना वाटर का, इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द, है ना, लॉस ऑफ वाटर कहां से? ओशियन है, रिवर है, पॉन्ड है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है। तो इवेपोरेशन एक फिजिकल प्रोसेस होती है, जैसे तालाब की सतह से, समुद्र की सतह से, नदियों की सतह से जो पानी का हानि होती है वेपर के रूप में, उसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो भाई दिन भर में कितना लॉस हुआ? पर डे कितना लॉस हुआ उसको, जैसे हम बारिश नहीं कहते कि दिन भर में कितनी बारिश हुई, में ही मेजर करते ना। अब जितनी बारिश, नुकसान कितना, लॉस कितना हुआ, वो भी पर डे के अंदर। क्वेश्चन नंबर है 45, विच अमंग द फॉलोइंग लाइट इज मोर फेवरेबल फॉर ग्रोथ एंड प्लांट। ठीक है, प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे जो फेवरेबल लाइट होती है वो रेड लाइट, क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है। सिंपल है ये क्वेश्चन तो। क्वेश्चन नंबर है 46, द शेयर ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इन क्रॉप प्रोडक्शन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भाई क्रॉप प्रोडक्शन में जो पीआर का रोल कितना होता है, तो आंसर है 1 से लेके 2%, है ना। क्रॉप प्रोडक्शन में पीआर का शेयर कितना होता है? 1 से लेके 2% होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। कंडेंस मतलब क्या है? निम्नलिखित में से वर्षा का समक्षेपण, ऐसे बूंद, बूंद नहीं, बर्फबारी के छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जैसे फॉग होता है, ड्यू है, फ्रोस्ट है, कोहरा, ओस, पाला। तो आंसर है सब, ये सब क्या होते हैं? वाटर के कंडेंस फॉर्म होते हैं, तो याद रखें आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद 48 है इन वार्म रेन प्रोसेस। ठीक है, इन वार्म रेन प्रोसेस क्लाउड सेटिंग, मतलब वार्म जो होती है, आपने आर्टिफिशियल क्लाउड सेटिंग पढ़ा होगा, मतलब कृत्रिम रूप से बारिश कराना। तो वार्म और कोल्ड दो प्रकार की सेटिंग होती है, एक होती है वार्म क्लाउड सेटिंग, एक क्या होती है? वार्म, है ना। एक होती है वार्म और एक होती है कोल्ड, है ना। तो वार्म क्लाउड सेटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं NaCl का। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वार्म क्लाउड सेटिंग के लिए हम कॉमन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जो कोल्ड होती है, ठीक है, कोल्ड क्लाउड सेटिंग, है ना, कोल्ड क्लाउड सेटिंग जो होती है, ठीक है, कोल्ड क्लाउड सेटिंग, ये आंसर है। तो ड्राई आइस और सिल्वर आयोडीन है, ये दोनों जो हैं ये यूज करते हैं। क्लियर है? किसके लिए? कोल्ड क्लाउड सेटिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, क्लाइमेट वर्ड। तो क्लाइमेट वर्ड किससे? तो आंसर है ग्रीक की कलिमा वर्ड से लिया गया। ठीक है, क्लाइमेट कलिमा ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा स्टूडेंटों को कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कि आपको बहुत सारे स्टूडेंट का इसका आंसर भी अभी हो सकता है कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे, वो मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर ये है। आपसे पूछा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है, तो आंसर है नई दिल्ली, है ना। आप एक बार चेक कर ले, अधिकतर विद्यार्थी जो है पुणे पढ़ते हैं। क्या पढ़ता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पढ़ते हैं? पुणे। तो आप एक बार चेक कर लें इंटरनेट पर, तो आपको मिल जाएगा इसका हेड ऑफिस, हेडक्वार्टर मौसम जो है, मौसम भवन नई दिल्ली। क्या है? मौसम विज्ञान भवन नई दिल्ली इसका एड्रेस है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो आंसर नई दिल्ली। ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? अभी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली के अंदर है, याद रखें। जैसे इसके प्रेजेंट डीजी जो है, डायरेक्टर जनरल, वह मृत्युंजय महापात्रा। तो आप एक बार चेक कर ले, है ना, कमेंट करने से पहले एक बार चेक कर लेना। ठीक है ना, पुणे पहले था। ठीक है, देखो IMD का जो पहले ऑफिस था ना, वो 1932 के अंदर था। यहाँ 1944 के अंदर दिल्ली शिफ्ट कर दिया। ठीक है, 1944 में दिल्ली शिफ्ट हो गया, तो तब से लेके नई दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है ना, पुणे नहीं है। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, पुणे आंसर नहीं है। एक बार आप चेक कर लेंगे इंटरनेट पर, तो और आपको कंफर्म हो जाएगी, तसल्ली हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन समझ आए होंगे अच्छे से। दोस्तों अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि भाई ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता देना। नहीं, आप कंपटीशन की भावना से बताएं नहीं कि सर हम पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेगा, उसका तो फायदा तुम्हारा भी हो रहा है, उसका भी हो जाएगा, उसको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।